बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसके साथ साथ कमेंट भी करें। हम बात करने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने बाकायदे तौर पर एक व्लॉग किया था जिसमें हमने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात की थी कि सेनेट के इंतखाबात तो हो चुके हैं। 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे, बाकायदे तौर पर हुए, लेकिन 48 में से 18 जो नशिस्तें थी जिन पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो चुके थे, जिनमें बलूचिस्तान की पूरी सीट्स थी, आई थिंक सो 11, और इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर 7 सीट्स थी। इस तरह कुल मिलाकर जो थी वो 18 सीटें थी जिन पर सेनेटर्स जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। फिर बाकी बचती हैं 48 में से 18 पर तो बिला मुकाबला हो गया, बाकी बच गई 30। तो 30 पर बाकायदे तौर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा है और इस तरह इलेक्शन कमीशन का अमला जो था वो फराइज सर अंजाम देता रहा है। इस हवाले से हमने बाकायदा बात भी की थी। तो अब बात जो आ गई है, अब जो अगला मरहला है वो मरहला है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से। लेकिन इलेक्शंस तो हो गए सेनेट के, लेकिन अब जो ये मरहला आ गया है ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो एक सूबा है वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, वहां पर इंतखाबात सेनेट के मुलतवी हो गए थे। वहां की 11 सीट्स हैं, 11 सीट पर इंतखाब नहीं हुआ था और वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर जो मखसूस नशिस्तें हैं स्पीकर की जानिब से, वहां पर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया था। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ये बात बावर कराई थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, स्पीकर को, कि आप मखसूस नशिस्तों को वहां पर हलफ ले लें, लेकिन उनकी जानिब से हलफ नहीं लिया गया था। और अगर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि अगर आप हलफ नहीं लेंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। उसके बाद खैर जो हुकूमत थी, जो अपोजिशन थी खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, मौक़िफ़ इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन को वो दी दरखास्त और कहा कि आप यहाँ पर इंतखाबात मुलतवी कर दें क्योंकि यहाँ पर मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में तो मुलतवी कर दिए सेनेट के इंतखाबात, इसलिए वहां पर हाउस मुकम्मल नहीं था। जब हमारी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई, तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी की और इसलिए की क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं है, और इस तरह जिनकी हाउस जब मुकम्मल ना हो और जो लोगों को वोट का हक हासिल ना हो, तो इस तरह नजरअंदाज करके सेनेट के इंतखाबात कराना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का वो मुमकिन नहीं है और ये हो भी नहीं सकता और आइन कानून की खिलाफ वर्जी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है और जब तक यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सकते। और कहा गया है कि अब जो मरहला है वो जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का, तो वो फिर ये होगा जब तक यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन सेटल डाउन नहीं होती तब तक फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो चेयरमैन सेनेट के फराइज सर अंजाम दे सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है, जो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत में जो आपस में एक चपकलश सी चल रही है या फिर एक महाजराई कहें तो गलत नहीं होगा कि जो चल रही है, इसमें सारी सूरत हाल में वजह क्या है? आपको पता है कि असद कैसर ने कल मीडिया टॉक की, तो मीडिया टॉक के दौरान वो ये कह रहे थे कि हमारी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगाए जा रहे, हमें फर्ड्स नहीं दिए जा रहे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आपको पता है कि 2 बार वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन मामलात सेटल डाउन नहीं हो रहे। तो सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है कि इन दोनों की आपस में जो इस टाइम महाज एराई है वफाकी हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका है वो कोई नहीं देख रहा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही है जो इस वक्त किसी को नजर नहीं आ रहा, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। तो पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, गरीब तबके का कोई नहीं सोच रहा है। तो जो अहकामात दिए गए थे अदलिया की जानिब से या फिर जो आला अदालतों के अहकामात थे वो वफाकी हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वो हवा में उड़ा रही है, बल्कि अगर हम ये कहें कि बमों से उड़ाया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उनका इंतखाब बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त हुकूमत वो ताउन नहीं कर रही है और जो हमारा ईवान बाला है यानी कि जो सेनेट है वो गैर फाल ही रहेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में आई थिंक तीसरी बार हुआ है कि जो हमारा ईवान
والا ہے وہ غیر فعال رہے گا. الیکشنز ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ غیر فعال رہے گا, کیونکہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خیبر پختونخوا حکومت تعاون نہیں کرے گی. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب اس معاملے میں دیکھنا ہے, کیونکہ یقینی طور پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نقصان صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہی ہو رہا ہے, پاکستان کا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو اس سطح پر, انٹرنیشنلی سطح پر اس کا تاثر ایک غلط تاثر جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی اندر ہی اتنے مسائل ہے, تو باقی پھر بعد میں مزید آگے بڑھ کر کیا ہوگا, یہ ایک معاملہ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری جانب یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں یا پھر نہیں. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں یعنی کہ 1-2 روز پہلے عمران خان کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے آیا ہے, جس میں ان کی سزا معطل ہو گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا معطل ہو گئی ہے. ان کی رہائی کے احکامات بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے تھے, لیکن ان کو رہائی نہیں ملی ہے. رہائی ان کو اس وقت نہیں ملی ہے کیونکہ اس لیے نہیں ملی ہے کیونکہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت 170 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, وہ اس حوالے سے جیل میں ہیں اور سزائیں کاٹ رہے ہیں, اور اس لیے ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے کے باوجود بھی رہائی نہیں ملی, کیونکہ 170 سے زائد مقدمات ہیں. لیکن وکلا برادری پی ٹی آئی کے رہنما کافی پرجوش اور پر امید نظر آتے ہیں کہ اپریل یعنی کہ اسی مہینے کے اینڈ میں یا پھر مڈ میں عمران خان کے حوالے سے جلد خوشخبری سامنے آنے والی ہے اور وہ رہا ہونے والے ہیں. لیکن اس وقت جب ہماری بات ہوئی تو ایکسپرٹ سے, قانونی ماہرین سے, تو ان کی جانب سے ہمیں جو نظر آیا ہے, مجھے جو نظر آیا ہے تاثر, وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ 170 سے زیادہ مقدمات میں وہ اس وقت جیل میں ہیں, سزائیں کاٹ رہے ہیں, تو اس وقت ابھی ان کی رہائی ناممکن ہی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 ایشوز جو ہیں اس وقت بہت بڑے ہیں. باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشن کی ایک آج رپورٹ سامنے آئی ہے, جس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس متعلق بھی ہم علیحدہ سے بات بھی کریں گے. یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں یعنی کہ 2025 تک پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے گی اور پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے. یقینی طور پر جیل میں ہیں, سزائیں کاٹ رہے ہیں, تو اس وقت ابھی ان کی رہائی ناممکن ہی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 ایشوز جو ہیں اس وقت بہت بڑے ہیں. باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشن کی ایک آج رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس متعلق بھی ہم علیحدہ سے بات بھی کریں گے. یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں یعنی کہ 2025 تک پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے گی اور پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے. یقینی طور پر جب ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تبھی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت میں جو آپس میں چل رہی ہے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. یقینی طور پر جب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے تو پھر اکنامک سٹیبلٹی